नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर पर। मैं हूं डॉक्टर सविता। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से जिन्होंने अपने काम और विचारों से समाज में एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय योगदान दिया। शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, साहित्य के जरिए समाज की भावनाओं और सच्चाइयों को शब्दों में पिरोना और समाज सेवा के माध्यम से ज़रूरतमंदों की सहायता करना इनके जीवन की एक उद्देश्य रहा है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इनके जीवन के प्रेरणादायक यात्रा, शिक्षा और साहित्य के प्रति इनका जुनून, समाज सेवा का अनुभव और उन विचारों को जो हमें एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज सेवी बनने की प्रेरणा देते हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में मैडम आभा श्रीवास्तव जी का। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आभा श्रीवास्तव, क्योंकि बचपन से मुझे कई स्थानों में रहने का अवसर मिला। पहले छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, कुछ राजस्थान के स्थान हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। तो जैसे कि मैं बचपन में मेरा जो पहला एडमिशन हुआ नीमच में हुआ था जी। एक छोटा सा स्कूल था, बहुत अच्छा था। इसके बाद जैसे हम लोग और भी स्थानों में आए, छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में मैंने आदिवासी देखे, वहाँ की मैंने गरीबी देखी, वहाँ जो पानी की किल्लत होती थी वह भी मैंने देखी। मैंने बहुत ही, तो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। उस समय मैं बहुत ही छोटी कक्षाओं में थी, लेकिन फिर भी जब मैं किसी को रोते बिलखते या कुछ इस तरह से देखती थी तो बहुत ही भाव विह्वल हो जाती थी। फिर उसके पश्चात हम लोग मध्य प्रदेश में आए। दतिया में भी हमारे पिता का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी हम लोग रहे। और उसके पश्चात जब मैं कॉलेज में आई तो हम लोग फिर छतरपुर में शिफ्ट हो गए थे। उसके पश्चात फिर मेरी नौकरी यहीं पर लगी, तो लेक्चरर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। और इस तरह से यहाँ नौगांव है, वहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। बॉयज स्कूल कहलाता था पहले, अब वह उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मैं राजनगर में रही और फिर मैं छतरपुर नंबर 1 स्कूल में आई, उत्कृष्ट विद्यालय में भी रही। और वहाँ पर हिंदी व्याख्याता के साथ साथ मैं गर्ल्स विंग में एनसीसी ऑफिसर भी रही। क्या बात है मैम, आपको ये जो बहुत सारी जगहों का अनुभव था, मेरा ख्याल से वही एक आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना आपके जीवन में। शिक्षिका बनने की प्रेरणा आपको कब से मिली? कई बार बच्चे क्या है, बचपन से ये सोच में रहते हैं कि हमें ये बनना है। कई बार माँ बाप की नसीहत होती है कि ये बनो, तो आपके जीवन में कैसा था? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सविता जी आपने मुझसे। जी। मेरे अंदर यह कुलबुलाता भी है हमेशा। शिक्षिका बनने का सपना ही था मेरा शायद। और भी कुछ कुछ मैं सोचती थी कभी कभी, लेकिन फिर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। और यहाँ तक कि मैं छोटे बच्चों को भी मैं पढ़ा दिया करती थी। कभी कभी मेरे जो सहपाठी हुआ करते थे वो भी मुझसे पढ़ते थे, पढ़ लिया करते थे, समझ लिया करते थे। और मेरा जो हिंदी विषय है वह अच्छा था। तो मैं इस तरह से पढ़ाने के लिए मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता था कि मैं भी उसमें सिद्धस्त हो जाती थी और मुझे वो प्रश्न अपने आप याद हो जाते थे। तो मैं तो चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी होते हैं वह भी एक दूसरे को यदि पढ़ाएं तो अच्छा है कि उन्हें वह उनके स्मरण में आ जाएगा। तो शिक्षिका के माध्यम से मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, नैतिक मूल्यों से उन्हें ओतप्रोत कर सकूँ और उनका सर्वांगीण विकास कर सकूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आजकल के विद्यार्थी हैं कई बार कंपटीशन के चलते वो इन चीज़ों में नहीं आ पाते। तो अच्छी बात रहेगी कि अगर वो खुद पढ़ते हैं, अपने सहपाठियों को भी अगर वो साथ में पढ़ाते हैं तो उनके लिए ही ये एक और तरक्की हो जाएगी जीवन में। मैम, आप शिक्षिका के क्षेत्र में काम करते हुए आप का कोई ऐसा सबसे यादगार अनुभव रहा हो जो बार बार आपके जहन में आता हो? जैसे कि
मैं क्योंकि 11वीं क्लास के और 12वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाती थी जी। और इसमें शुरू में तो प्रारंभ में लड़के ही थे वहाँ पर। और तो जब नौकरी लगती है तो कुछ संकोच भी रहता है जी। लेकिन जब मैं बच्चों के बीच में गई और जब मैंने उन्हें पढ़ाया और मैंने देखा कि बच्चे पढ़ना चाहते थे और विद्यार्थी, दूसरी क्लास के विद्यार्थी भी मेरी क्लास में आकर बैठ जाते थे। और ये जो विद्यार्थी होते थे तो मुझसे पढ़ना चाहते थे। एक बार क्या हुआ कि मेरी आदत थी कि मैं अपनी क्लास में पढ़ाने जरूर जाती थी जी। वैसे बहुत वर्कलोड भी होता था कभी कभी, लेकिन उसके पश्चात भी मैं अपनी जो कक्षाएं हैं उसको मैं छोड़ती नहीं थी जी। एक मेरा लास्ट पीरियड हुआ करता था पढ़ाने जब मैं जाती थी तो क्योंकि उस समय बच्चे भाग भी जाते हैं, बिल्कुल छुट्टी का समय हो जाता है, बच्चे थक जाते हैं, लेकिन वह क्लास बैठी रहती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल के सारे बच्चे धीरे धीरे परीक्षाएं जब नजदीक आने लगती हैं तो अपनी अपनी क्लास लेकर जाने लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो लास्ट में मैंने सोचा कि अब मैं नहीं जाती हूँ कक्षा में, जाने की क्या आवश्यकता है, मैं अपना कोई दूसरा काम देखती हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं प्रतिदिन मैं अपनी कक्षा में बच्चों को अध्यापन कार्य करवाती हूँ, मुझे मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं विद्यालय में हूँ, यह मेरा दायित्व है। और जब मैं कक्षा में गई तो आपको आश्चर्य होगा, मुझे आश्चर्य हुआ, पूरी क्लास भरी हुई थी, सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप लोग गए नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप प्रतिदिन कक्षा में आती हैं तो हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उस समय मुझे अंदर से बहुत आत्मग्लानि सी हुई कि यदि मैं नहीं आती तो आज बच्चों का विश्वास मुझसे उठ जाता। बिल्कुल। और वो खुशी भी आपको अंदर से ज़रूर हुई होगी क्योंकि एक अच्छी जो शिक्षिका हैं, बच्चे भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो जानते हैं और शायद उसी का नतीजा था कि वो उस दिन भी नहीं गए। जी। उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैम, एक शिक्षिका के रूप में आज की नई पीढ़ी में आप क्या बदलाव देखती हैं? क्योंकि आपने इतने सालों का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि एक जो शिक्षक और विद्यार्थी में जो एक संबंध था, एक रिस्पेक्ट का औधा था, क्या आज उसमें बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आए हैं। जो पहले जो स्थिति थी, परिस्थितियां थी, जो माहौल था, जो वातावरण था, ये सब उसके कारण ही परिवर्तन आता है। तो वर्तमान में पहले जैसा हम सोचते हैं, यदि हम तुलना करते हैं, लोग तुलना करते हैं, अरे पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो वह स्वाभाविक है जी। और उसमें सुधार होते रहना भी स्वाभाविक है। क्योंकि यह जैसे कि यदि कहीं पर कोई कमी हो जाती है जी, तो उसमें फिर सुधार होता है। कुछ समय पश्चात फिर उसमें कमी आ जाती है और फिर उसमें सुधार होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए समाज प्रगतिशील है जी। तो इसी के तहत पहले गुरु और शिष्य जो परंपरा हुआ करती थी बहुत ही भिन्न थी। और जैसे कि शिष्य होते थे, जो छात्र होते थे, तो यह गुरु को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे और गुरु की प्रत्येक बात का समर्थन करते थे और उनके लिए गुरु ही सब कुछ था। अब बदलाव लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे समय बदला है। कारण इसका यह है कि पहले लोगों के पास इतनी चकाचौंध नहीं थी जी, जो अब है। तो उसमें ये डूबते जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, पेरेंट्स के पास, अभिभावकों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो वो समय नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चों को बाहर इतना बड़ा मेला मिल गया है और मोबाइल में बैठे बैठे मेला मिल गया है, तो वो स्वयं ही भ्रमित हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं। तो ये जो भ्रम है यह लोगों को तोड़ रहा है, लोगों के विवेक को, धैर्य को जी बहुत ही पतन की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत शायद घर से ही हो सकती है, पेरेंट्स से ही हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा लिमिटाइज करें मोबाइल फ़ोन पर और एक दूसरे को समय दें, बच्चों को समय दें, तो फिर एक पॉजिटिव शुरुआत जो है वो हो सकती है। अब मैम, क्योंकि आपका नाम शिक्षिका के बाद साहित्य में भी आपका बहुत योगदान है और लोग जो है आपकी
जितनी ये लेखन क्रिया है इसको बहुत शौक से पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं आपको उसके लिए, तो आपका रुझान शिक्षिका के साथ साथ इसमें साहित्यकार के तौर पर कैसे, कब शुरू हुआ? मैं आपको बताऊं कि लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। मेरी पहली एक कहानी मैंने लिखी थी जी, वह बच्चों के ऊपर ही थी, उपहार। और उसे मैंने पहले पत्रिकाएं आया करती थी घर में, हमारे मम्मी पापा हम लोगों के लिए बहुत सी पत्रिकाएं लेते थे, जैसे चंदा मामा, पराग, चंपक, नंदन, तो ये सब धर्मयुग, तो ये सब हम लोग पढ़ा करते थे। मैंने एक कहानी लिखी छोटी सी, और बच्चों पर ही आधारित थी वो कहानी, और हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं थे। मैंने तो बस ऐसे ही एक लिफाफे में मोड़ माड़ के उसको रखी और एक पत्र जैसा लिखा, और लोटपोट पत्रिका आया करती थी उसमें मैंने भेज दी। कहानी तो गंभीर थी और भेजी मैंने, लोटपोट पत्रिका में थी, लेकिन उसके पश्चात भी वह कहानी उसमें छपी थी। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी कहानी को समझा और उन्होंने उसमें उसका प्रकाशन किया। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई। उसके पश्चात और भी गृह शोभा आदि में भी मेरी कहानी निकली है, और मैं कविताएं लिखा करती थी, नाटक लिखा करती थी। तो अपने ही लिखी कविताओं को मैं 15 अगस्त 26 जनवरी में सुनाया करती थी, और अब मेरे ही लिखे नाटक जो होते थे तो उन्हें मैं तैयार करती थी अन्य छात्राओं को लेकर, और जब उन्हें हम लोग अभिनीत करते थे मंच पर तो उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। तो इस तरह से मुझे प्रेरणा मिलती चली गई। जी जी जी। और वो जो आपकी पहली कहानी छपी थी, मुझे लगता है वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई कि बिल्कुल। आप लिख सकती हैं, आप इसमें आगे जा सकती हैं। मैम, आपकी लिखी हुई कोई ऐसी रचना आमतौर पर ऐसी कौन सी विशेष है जिसके प्रति आपकी भावनाएं जुड़ी हो, या जो आपके मन के ज़्यादा करीब हो? यह कविता है, इसका शीर्षक है आसान तो नहीं। कई बार सोचती हूँ नहीं लिखूंगी कविता, फिर भी लिख जाती है। विषमताओं को पचा लेना आसान है क्या? व्याभिचार देख सुनकर अखबारों में पढ़कर विचलित होने पर उथल पुथल को व्यवस्थित कर लेना आसान तो नहीं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ तड़पते कुढ़ते घुटते क्रूरता के शिकार, लापरवाही के अंजाम, मानवता की धज्जियाँ उड़ाते दृश्य कैसे अनदेखा कर दूं? सोचती हूँ लिखने की आवश्यकता ही क्या है? कला पक्ष भाव पक्ष संवारने के पहले सोचो। लिखना नहीं चाहती फिर भी कुछ ना कुछ गढ़ जाता है, लिपिबद्ध हो जाता है, आढ़ा टेढ़ा ही सही। आनंद के क्षणों में भी भीग जाती है कविता, आनंदत रेख फुलवारी महक ही जाती है। कई बार सोचती हूँ नहीं लिखती अब कविता, फिर भी लिख जाती है। बच्चों सी जिद्दी भावनाएं नहीं मानती, गुदगुदी सी किलकारी नहीं रुकती। समुंदर सी हलचल मचा देती है तूफान, उमड़ती घुमड़ती बदरिया बरस ही पड़ती है। नव रसों से मिश्रित अनुभूतियाँ लेखनी को प्रेरित कर ही देती हैं। कई बार सोचती हूँ अब नहीं लिखती कोई कविता, फिर भी लिख जाती है। दूसरी कविता है अनमोल वसीयत। दी माता पिता ने अनमोल वसीयत गर्व से भरी हुई, शिक्षा का दान दिया ज्ञान से दीप्त किया, जीवन पथ को संस्कारों के आभूषण से किया सुसज्जित, सद्भावनाओं के पुष्पों से बगिया हुई सुगंधित। अनमोल वसीयत अपार धन संपदा अंतरात्मा की सज्जा, जियो और जीने दो संदेश, जीवन मूल्यों की धनराशि, जीवन की सर्वोत्तम वैशाखी, नौका की पतवार यही है बहुमूल्य वसीयत। जहाँ आचार विचार सही है,
सत्य का मार्ग अति विषम है, लेकिन परिणाम माखन मही है। सत्य का मार्ग अति विषम है, लेकिन परिणाम माखन मही है। एक कविता है वक्त के साथ। वक्त के साथ खर्च होता गया, वक्त के साथ खर्च होता गया एक एक पल। दिन माह वर्ष क्या क्या ला पाई जिंदगी के बाजार से। मेले में घूमती रही जैसे, मेले में घूमती रही जैसे, व्यय पर व्यय होता रहा। चकाचौंध पर भी रिझे, कीमती करना पड़ा अनदेखा। दिन दिन खर्च हो गए, दिन दिन खर्च हो गए, वर्ष खर्च हो गए। आकर्षक उपयोगी सार्थक वस्तुएं चुन चुन कर लाई। आकर्षक उपयोगी सार्थक वस्तुएं चुन चुन कर लाई। यात्रा चलती रही डगर डगर, दुर्लभ राह भी पार हुई। समय खर्च हो रहा है और क्या लाना है, समय खर्च हो रहा है और क्या लाना है, क्या पाना है, क्या मिल पाएगा समय ही बताएगा, क्या मिल पाएगा समय ही बताएगा। इस कविता का शीर्षक है अपनत्व की धारा। मित्र कैसा होना चाहिए, इस पर कुछ पंक्तियां हैं। तुम बिन मित्र नितांत अकेली। तुमने सुलझाई मेरे जीवन की जटिल पहेली। विश्वास की डोर तुम ही हो, मर्यादा की नींव रखी। अपनत्व की धारा अजस्र बही। विश्वास की डोर तुम ही हो, मर्यादा की नींव रखी। अपनत्व की धारा अजस्र बही। कंटका कीर्ण पथ पर सुमन बिछाए। पीड़ा में तुमने हर घाव सहलाए। बट मारों से मुझे बचाया, गीत सुरीला झूम झूम गाया, मुझे बहलाया। पल भर में गुत्थी सुलझाई, प्रतिपल प्रतिक्षण मैं तेरे साथ मुस्काई। पल भर में गुत्थी सुलझाई, प्रतिपल प्रतिक्षण मैं तेरे साथ मुस्काई। अंधकार में भी दिया प्रकाश में सहारा, गहरी नदी से पार उतारा। कब वापस आना है बतलाओ मुझे, बाट जो होती मित्र सुनो। अपना भी तुम रखना ख्याल, दुनिया तो यूं ही जब तब करती है सवाल। कैसे हैं तुम्हारे सब हाल चाल। रखना ख्याल, दुनिया तो यूं ही जब तब करती है सवाल। कैसे हैं तुम्हारे सब हाल चाल। बहुत पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, छोटी सहेली। वह एक किशोरी पर आधारित थी। कि कैसे बच्चे बिगड़ने लगते हैं और अभिभावक नहीं समझ पाते हैं, और वह लेखिका के पास आती जाती रहती है जी। और वह लेखिका उसे बहुत समझाकर हर बात जब कहती है तो वो उससे बहुत ही प्रसन्न होती है। तो जो किशोर मन है, इसको किस तरह से हम प्रेरणा दे सकते हैं, उस पर आधारित थी वह कहानी। तो वह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसके अलावा मैंने अभी एक अभीष्ट कहानी संग्रह लिखा है जी। इस कहानी को लिखने में मुझे 10-11 वर्ष लगे होंगे, क्योंकि बहुत आकलन करना पड़ता है। और जब हम कुछ लिखते हैं और लिखने के पश्चात जब वह पूरा हो जाता है, जब वह लेखन चाहे कहानी हो कविता हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत लंबी यात्रा की हो और अब थक गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे बहुत मेहनत छुपी होती है। बिल्कुल जी। तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आज हमें आभा श्रीवास्तव मैम से सुनने को मिली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी श्रोता आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत सारी अनुभवी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वह इन बातों को अपने जीवन में भी उतारेंगे। ये था आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।